हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत का दूसरा मामला सामने आने के बाद हड़कंप की स्थिति है। सोलन बाजार के रहने वाले युवक की मौत के एक दिन बाद आईजीएमसी शिमला में ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से इसकी पुष्टि हुई है। मौत के बाद स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने और सतर्कता बढ़ा दी है। आईजीएमसी प्रशासन ने सोलन के सीएमओ को परिजनों को एहतियात के तौर पर दवाएं देने की विशेष हदायत की है। हिमाचल में स्वाइन फ्लू से 48 घंटे के भीतर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को आईजीएमसी में सोलन के युवक की हुई मौत के बाद सोमवार रात को टांडा मेडिकल कॉलेज में 72 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। कांगड़ा के ठानपुरी के इस बुजुर्ग को रविवार को टांडा में भर्ती करवाया गया था। सोमवार को उनका सैंपल जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मंगलवार को ही टांडा पहुंची सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। उसका N1H1 टेस्ट कराया गया था, तो वो पॉजिटिव आया था, पर वो बाद में उसका डेथ हो गया था। और यहाँ पे इंतजाम है कि जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको हम अलग करके एडमिट करके रखते हैं। अभी 6 पेशेंट आए हैं जिनका हमने सस्पेक्ट करके सस्पिशन के आधार पे हमने उसका टेस्ट कराया हुआ है। देश भर में कई लोगों की जिंदगी ले चुके स्वाइन फ्लू की दहशत जम्मू कश्मीर में भी बढ़ने लगी है। एक सप्ताह में राज्य के मुख्य सचिव इकबाल खांडे सहित 3 लोग स्वाइन फ्लू की जांच करवा चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 3 में से 2 में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए प्रबंध भी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में 4 वर्ष पूर्व ही स्वाइन फ्लू फैला था। इसमें कुछ मरीजों की मौत भी हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। स्वाइन फ्लू से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है और इस रोग के कारण मरने वाले रोगियों की संख्या 620 को पार कर गई है। देश के दवा प्राधिकरण ने मंगलवार को दवा दुकानदारों से पर्याप्त मात्रा में टेमीफ्लू दवा रखने का निर्देश दिया है, लेकिन साथ ही उन्हें बिना चिकित्सकीय सलाह के यह दवा नहीं बेचने की सलाह भी दी है। आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू के विषाणु ने 15-16 फरवरी को 39 और लोगों की जान ले ली, जिसके साथ इस साल इस रोग से मरने वालों की संख्या 624 हो गई है। अभी तक 9,311 लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं, जो पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 2013 में स्वाइन फ्लू से 699 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल 218 लोग इस बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। 2012 में इस बीमारी ने 405 लोगों की जिंदगी छीन ली थी। लगी आई सीजन लगा हुआ और स्वाइन फ्लू का शक है, उसका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, उसका शक है, अभी तक कंफर्म नहीं कंफर्म नहीं, अभी रिपोर्ट गई है, टेस्ट किए हैं, अब वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर होगा। आज सुबह ही लेके आया हूँ मैं। डॉक्टर ने बोला वहाँ पर कि लगता है इनको स्वाइन फ्लू है, और फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल से प्राइवेट से यहाँ पर राममनोहर लोहिया में रेफर करके लाया हूँ। अब वो कह रहे हैं कि भाई अभी चांस कम है, वेंटिलेटर की वो करिए आप, यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा कम है, किसी पेशेंट पे लगा रखा है उन्होंने। हमारे पास वेंटिलेटर है नहीं, आप कहीं और मतलब इंतजाम कर लीजिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। हमारे पास एक ही है, वो हमारा वो हुआ है, मतलब लगा रखा है। तो आपने कहीं और किसी और बात हमने मतलब 2-3 जगह प्राइवेट में बता रहा, वो बोले कि हम तो खुद RML में भेज रहे हैं। यहाँ पे मैं सुबह से धक्के खा रहा हूँ, ना दवाई है ना कोई ढंग से देख रहा है। दवाई के लिए वार्ड नंबर 6 में भेजा, 5 में भेजा, वो बोल रहा है मेरे पास नहीं है, न मार्क्स देता है, न दवाई देता है, न कोई सुनता है। कहता है बाहर देखो, बाहर मैंने ट्राई किया, बाहर भी स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं हो रहा है। स्वाइन फ्लू एक बार फिर से देश में पांव पसार रहा है। फ्लू से डरने के बजाय ज़रूरत इसके लक्षणों के बारे में जानने और सावधानी बरतने की है। स्वाइन फ्लू ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए यह खास रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू ने सारे देश में दहशत मचा रखी है। अचानक यह महामारी फैली और देखते ही देखते कई महानगरों को अपनी चपेट में ले लिया।
आमतौर पर पशुओं और पालतू जानवरों को होने वाले वायरस के हमले कभी इंसानों तक नहीं पहुंचते। इसकी वजह ये है कि इंसानों और जानवरों की बनावट में फर्क है। लेकिन जो लोग सूअर पालन के व्यवसाय में हैं और लंबे समय तक सूअरों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें स्वाइन फ्लू होने का जोखिम अधिक रहता है। क्या है स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू सांस से जुड़ी बीमारी है जो ए टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। यह वायरस H1N1 के नाम से जाना जाता है। 2009 में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, उसके मुकाबले इस बार का स्वाइन फ्लू कम पावरफुल है। यानी पिछली बार के वायरस से इस बार का वायरस अलग है। कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू? जब आप खांसते या छींकते हैं तो आप जो कण छींक से बाहर निकालते हैं, ये कण हवा के द्वारा या किसी के छूने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में मुंह या नाक के जरिए प्रवेश कर जाते हैं। मसलन दरवाजे, फोन, कीबोर्ड या रिमोट कंट्रोल के जरिए भी ये वायरस फैल सकते हैं। अगर इन चीजों का इस्तेमाल किसी संक्रमित व्यक्ति ने किया हो तो स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण: नाक का लगातार बहना, छींक आना, नाक जाम होना, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न महसूस करना, सर में भयानक दर्द, कफ और कोल्ड, लगातार खांसी आना, उनींदे रहना, बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, बुखार होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का लगातार बढ़ना, गले में खराश होना और इसका लगातार बढ़ते जाना। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को होता है। और अब हम आपको स्वाइन फ्लू से बचाने के उपाय बताते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जब भी खांसी या छींक आए, रुमाल या टिश्यू पेपर यूज करें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने या चूमने से बचें। अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रहें। फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें। ऑफिस, बाजार, स्कूल ना जाएं। बिना धुले हाथों से आंख, नाक या मुंह छूने से परहेज करें। आज जब स्वाइन फ्लू ने पूरे देश में अपने पैर पसार लिए हैं, तो इसमें लोगों को अपने डाइट का भी खास ख्याल रखना चाहिए। तो क्या होना चाहिए डाइट में, आपको बताते हैं। घर का ताजा बना खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं, ताजे फल, हरी सब्जियां खाएं, बासी खाना और काफी दिनों से फ्रिज में रखी चीजों को ना खाएं, बाहर के खाने से बचें। और आखिर में एक राहत वाली खबर इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है, दिमाग से डर को निकालना। ज्यादातर मामलों में वायरस के लक्षण कमजोर ही दिखते हैं। जिन लोगों को स्वाइन फ्लू भी हो जाता है, वे इलाज के जरिए 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। कई बार तो यह ठीक भी हो जाता है और मरीज को पता भी नहीं चलता कि उसे स्वाइन फ्लू था। इसलिए हमें स्वाइन फ्लू से डरने की बजाय बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। नूरपुर की महाराणा प्रताप पौंग झील को कश्मीर की डल झील की तर्ज पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और पौंग विस्थापितों की समस्याओं को राजस्थान सरकार से मिलकर हल किया जाएगा। यह कहना है हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा है कि नगरोटा सूरिया के साथ लगती पौंग झील प्रवासी पंछियों के आने से विश्व प्रसिद्ध है और अब इसे पर्यटन की दृष्टि से उभारा जाएगा। भाई को भाई से लाते हैं और एक गांव को दूसरे गांव से लाते हैं, एक जिले को दूसरे जिले से लाते हैं, वो ज्यादा टेक नहीं सकते। और यही बात है कि आज कितने वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। और मुझे भी, जैसा मैंने कहा, 6ठी बार हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है। हिमाचल ने बड़ी कुर्बानी की है देश के लिए। आप जानते हैं, पहले भाखड़ा प्रोजेक्ट बना, बिलासपुर का चौथ इलाका
जातपुर का बहुत इलाका जो है वो पानी में आ गया। चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक आज बजट और सदस्य अभियान होगा एजेंडा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होगी सीएम हाउस की बैठक। आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की आज बैठक हो रही है। बजट और सदस्यता अभियान पर इसमें चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक आज हो रही है। बजट और सदस्यता अभियान जो है इसका एजेंडा होगा। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, भाजपा विधायक दल की आज बैठक हो रही है, तो क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक का? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि आज जो है भाजपा विधायक दल की बैठक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में जो है बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में जो है बैठक शुरू होगी। सीएम हाउस में जो है ये बैठक होगी, जिसमें सारे विधायक जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उससे पहले जो है मुख्यमंत्री उनको जो है लंच का न्योता जो है उनको खिलाएंगे। लंच के बाद जो है मीटिंग शुरू होगी और मीटिंग, आज की जो मीटिंग है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई एजेंडों पर जो है चर्चा की जानी है। और उसके बाद बजट सत्र से 5 तारीख को जो है बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसके ऊपर भी जो है काफी जो है चर्चा गहनता से की जाएगी। हालांकि जो विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर में जो है बैठक शुरू होगी। विधायकों का साफ तौर पे कहना है कि जो आज की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई मुद्दों पर जो है आज भाजपा के जितने भी विधायक हैं उनके और जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ जो है ये महत्वपूर्ण जो है बैठक की जा रही है। कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाने की संभावना है। बिल्कुल मनोज, क्या लगता है कि कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठाए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल कविता, जिस तरह से अगर हम बात करें तो कई जिस तरह से विकास के कई मुद्दों की बात हो सकती है, क्योंकि कई जो जिस तरह से खट्टर सरकार ने जो वादे किए थे लोगों से या किसानों से, उसको लेकर जो है चर्चा की जा सकती है। उसी के साथ साथ जिस तरह से रोज प्रदर्शन जो है इस समय देखा जा रहा है या खट्टर सरकार के खिलाफ, जिस तरह से कंप्यूटर टीचर जो है वो खिलाफ कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है कि 4 महीने सरकार को हो गई लेकिन अभी तक जो भी है कोई विकास का काम जो है नहीं हुआ। उसी के साथ साथ जो है आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जा सकती है। कई महत्वपूर्ण विकास के जो पेंडिंग काम थे उसके ऊपर जो है वो चर्चा की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है वो काफी जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने का ऐलान किया गया था। क्या लगता है कि उसका इस मीटिंग के साथ कितना संबंध हो सकता है? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि पहले से ही जो है कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी जो है वो शुरू से ही जो है यहाँ पर खट्टर सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करती नजर आ रही है। हाल ही में जो है योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है खट्टर सरकार के खिलाफ जो किसानों की जन विरोधी जो जिस तरह से उनके फैसले ऊपर बेनकाब कहने की बात कही थी, उसी तरह कांग्रेस ने भी जो है कानून व्यवस्था को लेकर जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था कि जब से खट्टर सरकार आ रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो बदल गई है। उसी तरह आम आदमी पार्टी भी जो है 21 तारीख से जय किसान अभियान जो है वो शुरू करने जा रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। कल जो है इनेलो की विधायक दल की बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में, अभय चौटाला की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खट्टर सरकार जो है वो घेरे में नजर आ रही है। तो उसी के मद्देनजर आज कई महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर चर्चा होने की संभावना है और कई ऐसे कार्य जो रुके हुए हैं उनको भी पूरा करने के लिए बात जो है वो की जाएगी। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा विधायक दल की आज बैठक हो रही है। कुछ ही समय में यह बैठक शुरू हो जाएगी। बजट और सदस्यता अभियान जो है इस बैठक में अहम एजेंडा रह सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सीएम हाउस में यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए तोहफों की सूरत में प्रदर्शनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही नीलामी के लिए बोली लगनी अभी से शुरू हो गई है। मोदी के खास सूट पर तो 1 करोड़ की बोली लग गई है। यह वह तोहफा है जो प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 1 साल में दिए गए हैं। इसमें पीएम को दिए गए कई महंगे तोहफे भी शामिल हैं। सबसे खास है वह सूट जिसे मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान पहना था। इस सूट पर नरेंद्र मोदी के नाम की कढ़ाई की गई है। इसे लेकर खासा विवाद भी उठा था। इस पर बोली लगनी भी शुरू हो गई है। सूरत के कारोबारी सुरेश अग्रवाल ने मोदी के सूट पर 1 करोड़ की बोली लगाई है, जबकि इससे पहले राजू भाई अग्रवाल ने सूट पर 51 लाख रुपए की बोली लगाई थी।
किसी भी कांग्रेस का कोई भी आज तक का प्रधानमंत्री अगर अपना कोई भी सूट बेचना चाहे तो उसको पैसा नहीं आएगा। अगर सूरत में बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे पर पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की बुनाई वाले सूट की नीलामी हो रही है। वहीं कांग्रेस ने इस सूट की नीलामी पर मोदी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जनता के सामने सच्चाई आने के बाद छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंसिव और कीमती चीजों को जो कि गिफ्ट प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मंत्रियों को आता है तो उसको किस प्रकार से उससे डील किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को यूनिलैटरली कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट गिफ्ट नहीं है। तो प्रधानमंत्री को कोई ये यूनिलैटरली अधिकार नहीं है अपने आप की वो इसको तय करें कि हम इसको ऑक्शन करेंगे और इसका जो पैसा आएगा वो हम इस चीज के लिए लिया जाएगा। तो जो हमारे संविधान में, कानून में जो लेड डाउन नॉर्म्स हैं कि गवर्नमेंट तोशेखाना में, गवर्नमेंट के जो रिपोजिटरी है, गवर्नमेंट सरकारी खजाने में वो जमा होता है और वहां पर वो निर्णय लिया जाता है कि उसका हमको क्या करना है। 31 दिसंबर को पोरबंदर के पास संदिग्ध पाकिस्तानी बोट ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कोस्ट गार्ड वीके लोशाली ने बताया है कि उनके आदेश पर ही नाव में ब्लास्ट किया गया, यानी इस संदिग्ध बोट को खुद उस पर सवार पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं बल्कि भारत ने उड़ाया था। अभी तक इस मामले पर कोस्ट गार्ड और रक्षा मंत्रालय से लेकर खुद रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर कह रहे थे कि बोट पर सवार संदिग्ध आतंकियों ने सबूत मिटाने के लिए खुद बोट में आग लगाई थी। हालांकि सरकार ने इस खबर का खंडन किया है। डीआईजी लोशाली के मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि कोस्ट गार्ड ने ही पाक नौका को धमाके में उड़ाया था। I have received a rejoinder from DIG B.K. Loshali, and he has indicated very specifically that it is not factual. This is the statement of DIG Loshali himself, and he said that he does not subscribe to the text of whatever has been indicated, and he also goes on to say that he has not made this statement. However, what he has said is that I had made a statement that anti-national element do not need to be served biryani and to be handled as per the law of the land. This is exactly what DIG Loshali has indicated in his statement. And he also goes on to say that the operation was not handled by him. अमृतसर पुलिस ने पुतलीघर इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने एक अन्य लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस लुटेरा गिरोह के सदस्यों ने अमृतसर, गुरदासपुर और अन्य इलाकों में पेट्रोल पंप पर लूट के अलावा कई अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। पिछले दिनी एक पुतलीघर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 इंसीडेंट्स ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ इंसीडेंट ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਲੀਘਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੂਟਿੰਗ इंसीडेंट ਐਂਡ ਡਬਲ ਮਰਡਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
अमृतसर सिटी पुलिस ने ऐसे वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है जिसके चोर सिर्फ गाड़ियां केवल सवारी करने के लिए ही चोरी करते थे। सूत्रों के अनुसार वे इन गाड़ियों को बेचते नहीं थे बल्कि किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा कर देते थे ताकि गाड़ी उसके मालिक तक पहुंच जाए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 गाड़ियां बरामद की है। डीसीपी हरजिंदर सिंह ने मंगलवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि थाना पुलिस ने चोर गिरोह के सदस्य परमिंदर सिंह उर्फ सोनू और जोगा सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से टवेरा, वरना, जैन और 2 मारुति कार बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने यह गाड़ियां अमृतसर के विभिन्न इलाकों से चोरी की है जिसके खिलाफ उन्होंने थाना सुल्तान विंड और अन्य थानों में केस में भी दर्ज कर दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी और खालिस्तान टास्क फोर्स के आतंकी जगतार सिंह तारा को चंडीगढ़ जिला अदालत द्वारा बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा जगतार तारा की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगा गया था जिसके बाद तारा के वकील एएस चहल की दलीलों के बाद अदालत द्वारा जेल ब्रेक मामले में तारा की जमानत याचिका मंजूर कर दी गई है। जमानत मिलने के बाद भी जगतार सिंह तारा को अभी जेल में ही रहना होगा। ग्राउंड तो जी ये थी कि जो उनके खिलाफ ऑफेंस है वो अवेलेबल है। ऑफेंस है 224 इंडियन पीनल कोड का, एस्केपिंग फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। ही अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन वो जेल से दौड़ा है। सो दौड़ने के कारण 224 का ही ऑफेंस बनता है। 224 जो है उसकी बेल है हो सकती है। उसे ऑफेंस बेलेबल है उसके पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ये करेगी तो उसे कहना पड़ेगा भी आपकी बेल हम ले सकते हैं, दे दें। जब वो बेल नहीं दे सकता फिर उसे जेल भेज देंगे। सो पुलिस रिमांड का कोई बात नहीं मानी। हमें भी यही ग्राउंड ली थी कि ऑलरेडी सेशन जज ने फाइंडिंग दी थी कि इनके खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं बनता एक्सेप्टिंग 224 आईपीसी के। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब पड़ोसी राज्य हरियाणा में अपना आधार बढ़ाने की सोच रही है तो वहां जनता से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की योजना बना रही है। इसी कड़ी जय किसान नाम से हरियाणा में अभियान शुरू किया जा रहा है जो कि प्रदेश के अलावा अलग हिस्सों से शुरू होगा। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।